हमारे सामने कभी प्रोफेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। हमारे यहाँ शायद लाइकिंग्स इंपॉर्टेंट थी जो आपको ड्राइव करती इनर फोर्स। एक को छोड़ दिया, दूसरे जगह गया नहीं इंटरव्यू देने, तीसरी जगह कॉल लेटर नहीं आया, तो मुझे लगता शायद डेस्टिनी कहती है कि अब सेट हो जाओ। सो देन आई स्टार्टेड माई ओन हॉस्पिटल। So it's my gratefulness that today I can sit with the master of the brain, the neurosurgeon, Dr. Vyomji, from HMC Hospital. And eagerly I was waiting for this podcast from a long time. बहुत देर से मैं विश कर रहा था इस पॉडकास्ट को आपके साथ बैठ के एक कन्वर्सेशन करने को, क्योंकि इस चैनल की जो है ना, एक कहते हैं इफेक्टिवनेस, वो यही है कि आपको लोगों की वो साइड दिखानी है उन एक्सपर्ट्स की जो आपको कहीं और नहीं दिखेगी. सो आई वेलकम मिस्टर व्योमजी ऑन आवर चैनल लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स पारुल बाय पारुल चावला, नॉलेज अनप्लग्ड. सो वेलकम थैंक यू। व्योमजी. थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर. और बेसिकली ना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाली जो कन्वर्सेशन है ना, ये मेरे बहुत ही दिल के पास है. और मैं यही चाहूंगा कि द बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, बट जस्ट एंजॉय द लेजेंडरी कन्वर्सेशन बिटवीन अस. सो बेसिकली सर, आप न्यूरोसर्जन, जी। आप इस लाइन में कैसे आए? मेरे ख्याल से दुनिया में हर काम जो होता है वो आपकी किस्मत से होता है। तो कभी न्यूरोसर्जन बनने के बारे में तो नहीं शायद सोचा था, लेकिन हाँ, डॉक्टर बनने के बारे में सोचा था। और उसका कारण ये था क्योंकि मुझे डॉक्टर के काम करना, मुझे देख, डॉक्टर्स के बिना तो ज़िंदगी चलती ही नहीं है। आप पट्टी कराने जाते हो, दर्द होता है तो दिखाने जाते हो। बचपन में बहुत पापा के दोस्त थे जिनके यहाँ जाया करता था, तो मुझे वो काम कर देखना, उनका करना अच्छा लगता था। सो वहाँ से डॉक्टर बनने की इच्छा आई। और उसके बाद फिर एक समय आया जब आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तो बस उस समय लोग सोचते थे कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, फिज़िक्स में बहुत अच्छा हूँ, तो शायद मैं इंजीनियर बनूँगा। इवन मेरे जब 11th के एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस उसमें कॉलेज ज्वाइन करने के लिए गया, तो उन्होंने कहा तुमने गलत फॉर्म भर दिया है, तुमने बायोलॉजी वाला भर दिया है, तुम्हें तो मैथ्स में लेना था, क्योंकि मेरे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स थे। पर लाइकिंग इतनी बन चुकी थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या साइंटिस्ट बनना है, मेडिकल साइंटिस्ट बनना है, तो बस आई थिंक कुछ होता रहता है लाइफ में जिससे आप चीज़ें चूज़ करते हो, उसका कोई खास कारण तो नहीं होता है। ग्रेट सर. मतलब कई जगह होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि नहीं तुम डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर बनना है, ऐसा कुछ तो. हमारे घर में इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था। पापा सब हमारे यहाँ पर वर्चुअली सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन में, मेरे बच्चे भी अपने अलग अलग प्रोफेशन में। हमारे सामने कभी प्रोफेशन इंपॉर्टेंट नहीं था। हमारे यहाँ शायद लाइकिंग्स इंपॉर्टेंट थी जो आपको ड्राइव करती इनर फोर्स। कभी ये नहीं था कि हम बिजनेस, हमारे एक बिजनेस फैमिली है, हमारी इतने सालों से बिजनेस चल रहा है, होलसेल बिजनेस है, तो मुझे बैठना ज़रूरी है या किसी के लिए। इनफैक्ट पापा का भी ये रहा कि जब ये एक टाइम के बाद उन्होंने कहा बस मुझे बिजनेस नहीं करना, जस्ट स्टॉप डूइंग द बिजनेस, क्लोज्ड इट। मैंने उनको यहाँ पर ही बोला कि आप हमारा पार्ट को संभालें, तो कहता मुझे नहीं करना, मैंने तो इतना करना कर लिया। सो एवरीबडी लिव्ड लाइक विद फ्रीडम हमारे यहाँ। ग्रेट सर. तो आप एज अ डॉक्टरी लाइन में आए, फिर आपने उसके बाद एक हॉस्पिटल बनाया एचएमसी. उसकी थोड़ी सी जर्नी बताइए सर. यार जब मैं यहाँ पर आया तो उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी थी कि आई वॉज एकेडमिकली बेंट माइंड मेरा, कि मैं पढ़ाना अच्छा पसंद करता था, कुछ नया करते पसंद करता था, चैलेंजिंग चीज़ें करना पड़ता था। तो मैं सोचता था कभी मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में होऊंगा। इंसिडेंटली आई वाज सिलेक्टेड एज ए कंसल्टेंट इन एम्स। मैंने कुछ और जगह पे दिया, बट जब मैंने एस जी पी जे लखनऊ के लिए मेरा कॉल लेटर ही नहीं आया, तो आई थॉट कि पॉसिबली दिस इज़ द माई डेस्टिनी, कि मुझे एकेडमिक्स में नहीं जाना है। एक को छोड़ दिया, दूसरे जगह गया नहीं इंटरव्यू देने, तीसरी जगह कॉल लेटर नहीं आया, तो मुझे लगता शायद डेस्टिनी कहती है कि अब सेट हो जाओ। सो देन आई स्टार्टेड माई ओन हॉस्पिटल। लुधियाना से बाहर एक छोटे शहर में मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, क्योंकि मैं सोचता था कि शायद जहाँ पर चीज़ें नहीं हैं डेवलप, वहाँ पर होनी चाहिए। सो ऐसे एक हॉस्पिटल बना। परिस्थितियाँ ऐसी बनती गई, मेरे एक फ्रेंड थे, उनको यहाँ पर डॉक्टर ने बोला, सीनियर कंसल्टेंट थे, लेकिन उनको उन्होंने बोला आप अपना जूनियर रख लो, तो हमें बड़ी खुंदक आई। तो दिमाग ऐसा चलता है, गुस्सा आ गया, तो हमने कहा नहीं, अब हम करके रहेंगे। तो हमने अपना अस्पताल वहाँ पे शुरू कर दिया, एंड इट स्टार्टेड लाइक दैट। एक छोटा सा अस्पताल जहाँ पर हम लोगों ने न्यूरोसर्जरी का सोचा था, हम डे केयर स्टार्ट करेंगे।
पर 1-2 महीने के अंदर वहाँ पे हर तरह के मरीज आना शुरू हो गए। ओवर पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स यू आर सो बिजी। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 8-9-10 बजे तक हम लोग यही करते रहते थे। पीपल वर कमिंग फ्रॉम 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। दिल्ली चंडीगढ़ के मरीज लोग वहाँ से आके वहाँ पे उन्होंने सर्जरी कराई, जबकि मोगा एक छोटा सा टाउन है। आज तक मोगा में ऐसा कभी नहीं होगा। मोगा के मरीज सारे बाहर जाया करते थे। पहली बार उनके लिए ऐसा हुआ। एक तो पहले न्यूरो सर्जरी नहीं थी, स्पाइन सर्जरी नहीं होती थी, अब उल्टा हो गया। इट वाज ए रेफरिंग सेंटर टू फॉर बिगर सिटीज। लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, हर जगह के लोग वहाँ आने लगे। सो दैट हाउ इट स्टार्टेड। देन देयर वर सर्टेन थिंग्स जिसकी वजह से हमने सोचा कि नहीं, अब मुझे लुधियाना में भी करना पड़ेगा, क्योंकि लुधियाना का सेंटर स्टार्ट हुआ। तब भी सोचते थे कि एक आदमी 2 जगह चलाएगा कैसे, बट इट वाज मेड पॉसिबल। हमने वी वर सो सेफ कि हम लुधियाना में रहते हुए भी मोगा में हर तरह की सर्जरी कर पाते थे। एंड ये बड़ा अविश्वसनीय लगता है, जहाँ पर कई कई न्यूरोसर्जन एक हॉस्पिटल में होके सोच नहीं पाते कि कैसे छोड़ के आए मरीज। और मेरे को कभी भी दोबारा वहाँ जाके पेशेंट को मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट वॉज वी आर लकी एंड दैट वी आर सो सेफ that we could start it here. And I think it's a जर्नी जिसमें कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अचीव करके देखी, जर्नी में देखी, नॉट अचीवमेंट, हमने जर्नी में होते हुए देखी, जो पहले हम मानते थे ये हो ही नहीं सकती। एक जना 2 जगह अस्पताल चला रहा है, हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग में कंसल्टेशन कर रहे हैं, हम रियल टाइम में पेशेंट्स को दूर से हैंडल कर रहे हैं, हमने प्रोटोकॉल्स डेवलप करी। अनट्रेंड, नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल, वो केयर में होते हुए भी हाईली क्वालिफाइड के इक्विवेलेंट केयर दे पा रहे हैं। वी हैड virtually 0% इन्फेक्शन रेट, वी हैड वेरी लो कॉम्प्लिकेशन रेट। मतलब पहले 4 साल 5 साल की प्रैक्टिस में मैं बताऊँ आपको कि हमारे जिन पेशेंट को वेंटिलेटर ऑपरेशन के पहले नहीं था, केवल 3 मरीजों को मैंने वेंटिलेटर पे डाला, उसके अलावा मेरे किसी मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हुई, और मुझे भी अभी विश्वास नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड जिसको ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है वो आदमी चलने लायक हो गया। अनबिलीवेबल थिंग्स हैपेंड। तो journey of HMC hospital establishment and its development was a journey of magic. मुझे तो लगता है मैं जादू देख रहा हूँ, कुछ अजीबोगरीब चीज। I enjoyed this thoroughly, although it's a small setup, not a big academic setup, but we have been able to do certain research work as well, interesting things. ग्रेट। मतलब बेसिकली वो कहते हैं ना, मिरेकल्स हेवन में होते हैं, बट मिरेकल्स यहीं होते हैं और आप लोग हो वो मिरेकल्स करने वाले। आप देखते रहो, आप भरोसा रखो और लगे जाओ, तो जो चीज़ कभी नहीं हुई अगर आप कोशिश करते हो तो चीज़ें होती हैं। मैंने केवल एक ही चीज़ सीखी कि किसी भी चीज़ पे कभी ये मत मानो कि ये नहीं हो सकती। अगर उसको वो आप तक आई है तो यू कैन बी ए सॉल्यूशन फॉर दैट। हो सकता है आप ही के, इसीलिए आपका ही वेट कर रही हो कि आप कुछ करो। और हम ये भी कर सकते हैं, छोड़ दो उसको भाई, नहीं। तो सर आपने ये चीज़ बताई कि आपने कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट की, और कई चीज़ें आपने ऐसी भी बताई जो बहुत इम्पैक्टफुल है। तो इसमें आपका यूएसपी क्या रहा सर? आपके एचएमसी हॉस्पिटल का यूएसपी क्या है? इसी में था अंतर्निहित। जब कोई आपके पास आए तो आप ये मान के चलो कि वो आपके पास आया है तो शायद सॉल्यूशन आप ही देने वाले हो उसका, आपके हाथ में लिखा हुआ है। तो हम कभी उम्मीद नहीं छोड़ते रहे। हम इन जादुओं में विश्वास रखते कि जादू तो दुनिया में ही होते हैं। अगर किताबों में बचपन में कहानियों में पढ़े हैं जादू होते हुए, तो ऐसे ही नहीं लिखे होंगे। होते हैं। हर बार हो सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे मालूम नहीं, लेकिन हो सकते हैं। और पूरी जर्नी में मैं ये देखता रहा। तो एक तो ये है कि आप उन पे भरोसा करते हो, और आप जब भरोसा करते हो तो आप कुछ भी टेकअप करते हो। हमारा यूएसपी ये रहा कि जब भी किसी भी पेशेंट को किसी ने बोला कि ये इसका तो कुछ नहीं हो सकता, या वो धक्के खा चुका है, सालों तक धक्के खा चुका है, बड़े बड़े अस्पतालों में जा चुका है,
ये नहीं कि वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं, मुझसे बेटर हैं, जिनसे मैंने सीखा है, ऐसे लोग भी हैं। पर उनकी परिस्थितियाँ उनको ऐसे केसेस लेने के लिए नहीं रोकती हैं। वो रूटीन काम में शायद बिज़ी हैं या कुछ चीज़ों में लगे हुए हैं, या मेरे पास ही वो चीज़ आती। तो मैं किसी भी को कभी भी ना नहीं कहता। मैं बैठ ले लेता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या इसके लिए क्या किया सकता है, जो इसको चाहिए मिल रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूमर हो जाता है, वी ऑपरेट दोस केसेस। हार्ट की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, बैठे बैठे सांस फूल रही, उसकी सर्जरी कराने के लिए एनेस्थेटिक दिया था। सो वी क्रिएटेड टीम वर्क, वी क्रिएटेड मतलब लोगों के बीच में भरोसा, डॉक्टरों के बीच में भरोसा कि ऐसा संभव है, करा जाना चाहिए। और वो करते करते तो हमारा यूएसपी है किसी को ही मना नहीं करना, खराब से खराब स्थितियों में हिम्मत नहीं हारना, और उनको सर्व करने की कोशिश करना। ये आया ऐसे कि एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है इसकी। जब मैं डॉक्टर नहीं था या डॉक्टरी की शुरुआत फेज में, आई लॉस्ट सम ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव्स डियर एंड में। मेरी नानी की डेथ हुई ब्रेन हेमरेज से। मेरी बुआ की सास थी, उनको ट्यूमर हुआ, पर उनको सांस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बैठे बैठे सांस फूलती थी। तो अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने के बाद भी किसी ने ऑपरेट नहीं किया। इवन मेरे मेडिकल कॉलेज में, जो कि इतना पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी मैं मानता हूँ कि सो टैलेंटेड पीपल आर देयर, इतने बड़े लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी, किसी ने भी हाथ रखने को तैयार नहीं हुए कि इस सांस में अगर ऑपरेट करेंगे तो वो मर जाएंगी। अल्टीमेटली तो वो मरी, लेकिन तड़प के मरी। सो ऐसे ही कुछ इंसिडेंसेस हुए, तो मैंने तय किया कि मेरे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर मैं रहूँगा, किसी आदमी को इलाज ना होने के लिए मरा। मरना तो सभी को है, तड़पना सभी को हो सकता है, लेकिन कम से कम उसको ट्रीट तो करें। केयर करना हमारे हाथ में तो है। सो वही मेरी यूएसपी का बैकग्राउंड था, यही मेरी ड्राइविंग फोर्स रही है थ्रू आउट न्यूरोसर्जरी। लोग बोलते हैं आप बहुत एग्रेसिव हो, आप सर्जरीज बहुत करते हो, आप ये करते हो, आप खराब केसेस को लेते हो, पैसा बनाना चाहते हो। इट इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ नॉट अबाउट, एब्सोल्युटली नॉट अबाउट मनी। अगर मनी का कमाना था तो मैं बॉम्बे और दिल्ली छोड़ के मोगा में क्यों जाता, एक छोटा सा अस्पताल क्यों बनाता। एक बहुत सारे, मैं अपनी यहाँ की रनिंग प्रैक्टिस, जब यहाँ पर मेरे पास बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज से हर जगह से मरीज आ रहे थे, तो मोगा में जाके सेंटर बनाने का क्या रीज़न था। इट वॉज नॉट मनी, इट वॉज नेवर मनी। In last 22 years, I am trying to become a filthy rich person. So it is not about money. It is about the satisfaction you get. It is the self-realization. It is about the level of care and service you give. I enjoy talking to my people. And जब वो आदमी एक बेड पे लेटा हुआ मरा हालत में आता है, कल भी पेशेंट आया था, पेशेंट मतलब वर्चुअली डेड, वी टुक दैट पेशेंट, केम फ्रॉम अदर हॉस्पिटल, सीरियसली इल ऑन वेंटिलेटर, और कल हमने उसको ट्रैकियोस्टमी उसका निकाल दिया, और वो पेशेंट मुझसे बात कर रहा था और विदाउट फीवर था। सी, ये जो फीलिंग देता ना, इसको कोई मनी का कितना भी बड़ा पार्ट नहीं दे सकता, नहीं पूरा कर सकता। टन्स ऑफ मनी लाइंग इन द बैंक गिव्स यू ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन। एंड जब आपके सामने एक आदमी जिसको आपने मान लिया है कि इट्स वर्चुअली डेड, एंड ही बिकम्स एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी अगेन, तो इसका मजा जो है ना, ये पता नहीं कई दिन तक रहता है। पैग का तो थोड़े घंटे खत्म हो जाता है, इसका नशा जो है कई कई दिन तक रहता है। मेरी तो लाइफ भर चल रही है उसी से। सो दिस इज माई यूएसपी। आई बिलीव इन द पावर ऑफ मिरेकल्स, एंड वी डू एवरीथिंग फॉर दैम। कुछ छोड़ते नहीं हम लोग। ऑसम मतलब मैं ही डूब गया था कहीं पे कहानी में आपकी, कि बहुत ही एक इमोशनल एसेंस जुड़ा हुआ है बेसिकली उससे। अब मनी, हाँ लोग मनी के पीछे जाते हैं, बट जब आपके इमोशंस जुड़े होते हैं ना, तो एक फील अलग होती है आपकी। इमोशंस के बिना आप ड्राइव ही नहीं कर सकते। Right. कुछ लोगों के इमोशंस मनी से आते हैं, पावर से आते हैं, बट यस, किसी ना किसी स्टेज में ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वाई वी चोज नॉट डूइंग इवनिंग प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पैसा बनाना था तो हम इवनिंग प्रैक्टिस क्यों बंद करनी थी। सो इट्स नॉट अबाउट, तो ये सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपने ऐसे चूज करना चाहिए। आई चोज समथिंग एंड आई थिंक दैट वाज गुड फॉर मी। Great. तो सर मैंने मतलब आपने कई ऐसी बातें कही, कईयों को समझ भी नहीं आई होंगी,
बेसिकली एक न्यूरोसर्जन करता क्या है सर? यार न्यूरोसर्जन का काम होता है ब्रेन और स्पाइन के, दिमाग और रीढ़ के जितनी भी परेशानियां होती हैं, नर्व्स जो सारी बॉडी के हर पार्ट को चलाती हैं, उससे सेंसेशन लेती है, उसको चलाने से वाले कोई भी डिसीज होती है जिसमें वो काम ना कर रही हो, तो हम उसको डील करते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि उसको दौरा पड़ सकता है, किसी हिस्से में फालिज हो सकता है, किसी पैरालिसिस हो सकता है जिसको अधरंग बोलते हैं, या पैर चलना बंद हो गया, सेंसेशंस खराब हो गए, हाथ पैरों में कीड़ियाँ लड़ना, जलन होने लग गई, पेशाब लैट्रिन में कंट्रोल चला गया, बोली बदल गई, दिखना कम हो गया। सो वर्चुअली बॉडी का कोई भी हिस्सा जो काम करता है वो बिना नर्वस सिस्टम के नहीं कर सकता। ये आपको सारी चीज़ों को चलाने वाला यही तो, पर प्रैक्टिकली बॉडी का हर सिम्टम इससे हो सकता है। तो हम उन सारी डिसीजेस को हैंडल करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में डिफरेंस ये होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट मेडिकली पार्ट को हैंडल करता है, वो सर्जरी नहीं कर सकता। हम मेडिकली भी उसको ट्रीट करते हैं, और जब सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हम उसको सर्जरी भी देते हैं। और साइकेट्रिस्ट से हमारा डोमेन अलग है, हम स्ट्रक्चरल डिसीजेस को हैंडल करते हैं, वो उसके फंक्शनल पार्ट के कुछ हिस्से को डील करते हैं, उनके माइंड के फंक्शन से रिलेटेड चीज़ों को वो लोग डील करते हैं। सो थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है। जैसे हमारी टीम में साइकेट्रिस्ट भी हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, हमारी टीम में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो सबका एरिया अलग अलग है, बट देर इज सम ओवरलैप बिटवीन दैट देयर वर्क। ओके, ये मेरे को भी आज पता लगा कि ये अलग अलग चीजें होती हैं। मेरे को तो ये लगता था कि हाँ दिमाग के डॉक्टर है, सारे दिमाग के डॉक्टर है, हाँ, और वो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। वैसे ही न्यूरोसर्जरी में जो स्पाइन वाला पार्ट है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी करते हैं। मेरे को टीचर्स जो थे जिससे स्पाइन सर्जरी सीखी थी वो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, कुछ न्यूरोसर्जन भी ये करते हैं, बट मेजॉरिटी न्यूरोसर्जन्स आर डूइंग विद द होल स्पाइन। नॉट ऑल न्यूरोसर्जन्स, लाइक थोरेसिक स्पाइन सर्जरीज में कुछ लोग नहीं करना पसंद करते, बट स्पाइन सर्जरी इज अ डोमेन ऑफ बोथ। बट मैं मानता हूँ कि न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजी मतलब नर्व्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, बट ऐसा है नहीं, दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छे सर्जन के लिए दोनों चीज़ों को इक्वल वैल्यू देना ज़रूरी होता है। सो न्यूरोसर्जन्स ये दो चीज़ें और करते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू दो होते पहलू हैं, होते हैं। पर चलता उसी वैल्यू से है। हाँ, Yes. ये तो है सर। तो आजकल ना एक चीज और बहुत है, लोग जैसे कोविड के बाद फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देने लगे, फिजिकल फिटनेस। यस, बट लगता है क्या फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटली फिटनेस भी जरूरी होती है? फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस दो अलग चीज़ें कहाँ हैं। हम जिसको फिजिकल बोलते हैं उसका एक हिस्सा ही तो मेंटल है। अगर आपका माइंड नहीं सेट है तो आपकी बॉडी बेकार है। अगर आपका कंप्यूटर बड़ा सुंदर है और बढ़िया काम करता है, उसका हार्डवेयर बड़ा अच्छा है, लेकिन वो काम नहीं करता, उसको ऑपरेट ही नहीं करता, तो वो किस काम का है? सो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाइड्स बढ़ गए हैं, लोग अपनी काम में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो गई है, सारे दिन मोबाइल में जूझते रहते हैं, बगल वालों से कोई कांटेक्ट नहीं रखते, अपने पेरेंट्स को छोड़ के भाग चले आते हैं, अमेरिका चले आते हैं, कनाडा चले आते हैं, किस जगह पे जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, मनी के पीछे जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, बेटा भाई बाप को घर से निकाल दे रहा है। सो आई थिंक these all things are related to mental health. how powerful you are, कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितनी तुम्हारी सोसाइटी में वैल्यू है, अगर आपके पास सही विजडम और सोच नहीं है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो एवरीथिंग इज यूजलेस। क्या हो रहा है आज सारा दुनिया में, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, एनवायरनमेंट का भट्टा बैठा हुआ है, परिवार का भट्टा बैठा हुआ है, हर चीज़ का भट्टा बैठा, अपनी सेहत का भी तो भट्टा वैसे बैठाया हुआ है हमने। हम क्या खाते हैं, हवा कैसी है, पानी कैसा है, वी आर ऑल कंफ्यूज पीपल। वी आर मतलब सॉइल से लेकर हर एक चीज़ का खराबी क्यों है? इट इज रिलेटेड टू इन अ ब्रॉडर सेंस अबाउट मेंटल हेल्थ, हाउ वी परसीव द थिंग्स। और अगर हम नैरो पर्सपेक्टिव में देखें तो सारी बीमारियां, एक बड़ा हिस्सा जो है आज की तारीख में वो मेंटल इलनेसेस है। एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। सो मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द फिजिकलिटी। अच्छा शरीर लेके करेंगे क्या अगर हम
उससे डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। हम अगर न्यूक्लियर पावर से न्यूक्लियर बम बना के नागासाकी पे गिराने जा रहे हैं, तो इट इज नॉट अबाउट द पावर ऑफ एन एटॉमिक बम, इट इज इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय पीपल जस्ट टू विन समथिंग, एंड विदाउट थिंकिंग दैट उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होगा। हम जो भी कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं। सो आई कोई थिंक सोचता ही नहीं लॉन्ग सब सोचते हैं, सबको पता है, पर हम वी आर सो सेल्फिश, वी आर सो बिजी इन इन्फ्लेटिंग अवर सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए या एक मटेरियल गेन करने के लिए हम उधर ध्यान ही नहीं देते, हम उसको इग्नोर करते हैं। पता सबको है, सबके अंदर वही भगवान बैठा है, सबके दिमाग में उतनी ही विजडम है, हर एक आदमी के पास सब कुछ है, सबको पता है। अगर आप कंसर्न है लोगों के बारे में और आप अपने को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तब आप उसके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग आप चीज़ें करते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम या तो सोचते ही नहीं, और सोचते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, यार नहीं अभी तो तुरंत फ़ायदा निकालो, देखी जाएगी, बात की देखी जाएगी, छड्डो परे वो छड्डो परे में सब छड्डो हो जाता है, सब छट जाता है। सब छट जाता है। आपने इसकी ना लाइन की स्टार्टिंग में ही आपने बोला माइंड सेट नहीं रहता, तो बहुत बातें भी होती है इस चीज की कि आजकल माइंड सेट आपका सेट होना चाहिए। तो वो एक माइंड सेट क्या चीज होती है, वो कैसे सेट होती है? आप बताओ माइंडसेट क्या होती है, आपके हिसाब से माइंडसेट क्या होता है? मेरे हिसाब से माइंड सेट, मैं ऐसे कहता हूँ कि दुनिया जैसी है वैसी ही है, बट आप दुनिया को कैसे देखते हो वैसी आपकी दुनिया बन जाती है। बिल्कुल यही है, आपने बिल्कुल सही शब्दों में उसको बताया है। आप दुनिया को कैसे देखते हो, आपकी दुनिया वैसी है। तो शुरू में मैंने बोला मेरी दुनिया ऐसी है कि दुनिया में सब कुछ उम्मीदें बनी हुई हैं और जादू होने की संभावना है। आप आंखें खोल के रखो और उम्मीद रखो और कुछ करते रहो, हिम्मत मत छोड़ो और लगे रहो। दिस इज ऑल माइंड सेट गेम। जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, लोग वही है कि एक एनर्जी है, अवर ब्रेन अवर माइंड इज एनर्जी सोर्स, उसको डिस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हैं। तो उसको कंस्ट्रक्टिव सेट कैसे करना होता है? जैसे सुसाइड्स भी बढ़ गए, काफी चीजें बढ़ गई। आपके पास एक टूल है माइंड, उसमें एक हिस्सा है, फैकल्टी है विजडम, और उसमें एक चीज है। तो ये मशीन एक है आपके पास, अब प्रोग्रामेबल भी है। ये ओपन सोर्स टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी आदमी बिना किसी अथॉरिटी के, मतलब किसी से परमिशन लिए, बिना कुछ खरीदे, जब मर्जी चेंज कर सकता है। हम भूल गए, हमने कहा हम तो ऐसे ही थे, पैदा हुए थे तब भी ऐसे थे, और ये सारे पक्के एविडेंसेस हैं कि हम बदल नहीं सकते। हमने तो बचपन से आदत डाल रखी है, तो हमने कह दिया ये ओपन सोर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होने वाला, दिस इज नॉट ए चेंजेबल सॉफ्टवेयर। बट हमारा ये सॉफ्टवेयर चेंजेबल है, हम जैसे इसको चाहेंगे तो हम इसको रीराइट कर सकते हैं। हम क्या चूज करना चाहते हैं हम इसको चूज कर सकते हैं। बस ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए और इसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। देन यू कैन चूज in your life what mindset you want. Do you want alcohol, chitta or whatever to keep you elated and have enjoyment in life, या फिर आप रिलीजन की ओर जाते हो, आप बैठे हुए काम में एंजॉय करते हुए उसको ब्लिस पाते हो। मेरे दोस्त कभी कभी मुझे ऑफर करते तो मैं कहता हूँ भैया मेरे को तो ऐसे ही चढ़ी रहती है, मुझे क्या पीने की आवश्यकता है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, मुझे क्या करना है, जिसको दुख हो वो आदमी करे, मैं तो मस्त हूँ, मुझे तो कभी प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो सो भी देता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं आई एम एंजॉयिंग दैट, तो मुझे क्या जरूरत है। सो इट इज ऑल माइंडसेट गेम। आई थिंक दिस इज माइंडसेट एंड दिस की इज इन योर हैंड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, कि जिस दिन हमसे समझ, हम मतलब हर आदमी ये जान जाएगा कि अपनी की अपने हाथ में ही है, दूसरा क्या कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है, दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में क्या लिखता है, गूगल में क्या डालता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसका माइंडसेट है।
जिसके पास जो होगा वो डालता रहेगा, आपके पास जो है वो आप डालते रहो, मस्त रहो, क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी तो 80-100 साल के बीच में टपक जाना है आप, कब टपक जाना ये नहीं पता। बोलने तो साला जिसको ना रिकॉर्ड लगा है, रिकॉर्डर कहीं लगा है, आपके दिमाग में एक रिकॉर्डर लगा है, कौन देख रहा है रिकॉर्ड में, कहीं जा नहीं रहा, कहीं पर किसी की कोई दर्ज नहीं कर रहा, राइटिंग में कहीं है नहीं, कहाँ है, आप ही के दिमाग में तो था वो। रिवाइंड कर दो साला, उसको उसको इरेज करो, बात खत्म करो, रीराइट करो, खत्म, कहाँ है, कुछ ट्रेसेस ही रहे। आजकल तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास पता नहीं कितने सालों से हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बनाई भी तो हमने ही है, ये बनी बनाई है, ये इनेट है ना हमारी वाली। हाँ हमारी वाली। हम भूल जाते हैं कि रीराइटेबल है, हम कहते हैं नहीं ये तो सीडी एक बार परमानेंट राइट हो गई, अब नहीं हिलने वाली, पर ये रीराइटेबल है। क्योंकि जैसा हम माइंडसेट बना लेते हैं हमें वही सब चीजें दिखने लग जाती है, तो ये बहुत कंफ्यूजन रहती है। पर जो आपने वही क्लैरिटी कर दी ना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाली, वो प्रॉपरली उसको डिफाइन करेगी कि हार्डवेयर तभी सही चलेगा अगर सॉफ्टवेयर सही होगा। सॉफ्टवेयर में आप जो चलाना चाहो वो कर सकते हो, हाँ। आप उसी से हार्डवेयर तभी चलेगा और कंप्यूटर पे स्क्रीन तभी चलेगी अगर उसके अंदर विंडोज होंगी, विंडोज ही नहीं डाली तो स्क्रीन तो ऑन ही नहीं होगी। नाराज हो जाएंगे आपके एप्पल वाले। जो आजकल टेक्नोलॉजी का बूम आ रहा है वो एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? टेक्नोलॉजी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हमारा माइंडसेट ही है, उसी के साथ कनेक्ट हो गए। हाँ सब कुछ माइंडसेट ही है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। न्यूक्लियर बम न्यूक्लियर पावर आई, आइंस्टीन ने दिया mc², एनर्जी से बनती, छोटा से मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी निकल सकती है, तो कुछ लोगों ने रिएक्टर बना लिए, किसने बम बना लिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कर दिया, जैसा आपका माइंडसेट था आपने वो कर दिया। आपके पास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं, आप उससे दुनिया भर में लड़ाइयाँ करा सको, और आपके पास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, आप लड़ाइयाँ रोक दो, किसी को सप्लाई मत करो। पर इतना रिस्ट्रेन किस में है। हम पढ़ते थे बचपन में कहानियों में, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, हिंदू मैथोलॉजी में होती थी, ब्रह्मास्त्र के लिए लोग ब्रह्मा बड़े बड़े अस्त्रों के लिए देवताओं की पूजा करते थे, उनको मिले वो, पर वो देखते थे कौन पात्र है कौन अपात्र है, सबको नहीं दिया जाता था, वो चूज करते थे किसको दिया जाए जो उसको संभाल सकेगा, सही तरह से इस्तेमाल कर सकेगा, हर आदमी को नहीं दे सकते, केवल किसी। हाँ, सो वही बात थी कि हम टेक्नोलॉजी तो कभी भी इक्वली है, आपके हाथ में आ सकती है, नॉलेज आपके हाथ में आ सकती है एक्चुअली, पर आप उसको कैसे यूज करते हो ये तो आपके हाथ में है। सो टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी गुड और बैड, it is the mindset of the people who are going to use that technology that decides whether it is good or bad. हम बैठ के एक दूसरे लोगों की गालियां दे सकते हैं, हम लोगों के बारे में अच्छी बातें भी कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको अच्छी हम न्यूज़पेपर में सारी उल्टी चीजें छाप सकते हैं कि हम देखना ही ये चाहते हैं, हम न्यूज़पेपर में अच्छी बातें भी छाप सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, क्या बिकता है हम वो बेचते हैं, क्या बिकना चाहिए हम वो नहीं बेचते, हम बातें वो करते हैं जो हमें खराब लग रही हैं, हम वो बातें नहीं करते जो हमें अच्छी लग रही हैं। सो इट डिपेंड्स हाउ यू यूज द टेक्नोलॉजी। सो वी हैव टेक्नोलॉजी, और बॉडी टेक्नोलॉजी हम उसके साथ भी यही करते हैं। टेक्नोलॉजी इज बहुत बूम तो है, मतलब इट्स ऑलवेज, everything has virtues, it's our virtue that we use it like as a how we use bad thing, हम उसी को कर लेते हैं। मुझे ये चीज मतलब ना वो उसके लिए कभी कभी लगती है, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बैठते हैं कुछ तो कहते हैं यार मैंने कितने फोन लाता ते सारा दिन उच्ची बढ़िया रहता, ते मतलब वो चीज अब वो टेक्नोलॉजी है, आप उसको अच्छी चीज में भी यूज कर सकते हो। आजकल आपकी लाइफ है नहीं मोबाइल फोन के बिना, तो एज अ डॉक्टर आपको भी अगर कहीं पे कनेक्ट करना तो जस्ट फोन तो आपको नेसेसिटी है, बट वही वो अब क्लैरिटी आ गई कि हाँ भी वो टेक्नोलॉजी हम उसको कैसे यूज करते हैं, तो वो उसमें गैप लेके हाँ, बच्चों को किसने सिखाया, जब आप बच्चे, आपके पास बच्चों के लिए टाइम नहीं होता तो आप बच्चों को क्या करते हैं, मैं देखता हूँ पीडी में बैठे हुए, उनको कह देते हैं लो मोबाइल खेलो। हाँ तो बच्चे को हमने मोबाइल दिया है, बच्चा तो आपके पास आपसे साथ अगर खेलेगा तो वो एंजॉय करता था, आपने उसको एक पैसिव चीज दे दी है जिसको वो करता है, जो उसके हिसाब से चलती है, आप उसके हिसाब से नहीं चलते हो, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए हो तो वो उसको एंजॉय करता।
इट्स टेक्नोलॉजी रहे, मेरे लिए भी टेक्नोलॉजी बड़ी यूजफुल है। अब हम चाहें तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएं या हम टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठाएं। हम मालिक हैं या हम उसके नौकर, ये हमारे ऊपर है। बिल्कुल, वो चीज मतलब हम यूज करते हैं या वो हमें यूज करती है, ये भी हमारे हाथ में ही है। हमारे हाथ में। हम राजा बन के रहना चाहते हैं कि हम वजीर बन सलाम मारते रहना सलाम चाहते आता है। हैं। हाँ, ये चीज है। वही आपने जो कहा कि वो बच्चों को खुद ही फोन पकड़ा देते हैं। अब शॉपिंग मॉल्स में वो पेरेंट्स लगे हुए शॉपिंग करने, वो बच्चों को फोन देके बेटा साइड पे बैठ जाओ, तो वो चीज मतलब खुद ही हम ही दिखाते हैं, हमें बच्चे लोग दिखाते हैं। हम उनको देते हैं ये चीजें। सो बच्चों की भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, लेकिन ये क्या मोबाइल की गलती है कि वो पैदा हो गया? उसकी तो है ही उसकी तो नहीं है ना, हम ही नहीं, ने बनाया। हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में ये है। हमारा हम अपनी जेब से निकाल के बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चा थोड़ी निकाल ले जाएगा, उसको क्या पता ये क्या चीज है। हाँ, अगर हम हर उसमें बैठ के मूवी ना देखें, हम उसमें अपना 18 टाइम ना लगाएं, तो बच्चे को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा ये कोई चीज होती है। चीज हमें इंट्रोड्यूस हमारे करना यहाँ बहुत पड़ेगा। सारे बच्चों को तो पता ही नहीं, किताबें भी होती हैं और लाइब्रेरी भी होती है, बड़ी सारी चीजें नहीं पता, क्योंकि कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करते देखा किसी को। जो चीज देखी वो फिर इस्तेमाल में हाँ, आती। म्यूजियम्स वगैरह कहाँ देखते हैं बच्चे हाँ, आजकल। सॉरी टू से मैंने भी नहीं देखे हुए हाँ, वैसे। मैं बता रहा हूँ ना, देखते हैं क्योंकि कोई ले नहीं जाता। हाँ, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ जगह ऐसी जगह ले जाते थे जो हम आज सोचते हैं कि अगर वो ना ले जाते तो हम कभी जानते ही नहीं उनके बारे में। मेरे घर वाले बच्चे कहते हैं, "वो कहाँ फालतू की जगहों पे आप जाते हो?" लेकिन जब वो मेरे साथ वहां जाते हैं, देन दे रियलाइज लोगों ने क्या पेंटिंग्स बनाई हुई है, क्या चीज है, किस तरह से सोचते थे। ये आज से 5,000 साल पहले का ये कुछ शिल्प है। तो वो देखने का नजरिया बदलता है जब हम उनके बारे में बात करते हैं, तो एक स्टोरी बनती है। अब वो कहानी मोबाइल में थोड़ी है, झूठी सच्ची वहां सामने दिखती है। ये तो है सर। तो जैसे हमने डे टू डे प्रॉब्लम्स की भी बात की, टेक्नोलॉजी की भी बात की, बट ये जो टेक्नोलॉजी है एंड ये डे टू डे ना कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ रही है यूथ में। लाइक आपने सुसाइड का कहा, इसके साथ साथ लाइक डिप्रेशन, एंगर, उसके बाद अब जब गुस्सा आ जाता है तो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स, अल्कोहल का कंजम्पशन अपने वैसे ही पंजाब में तो बहुत ज्यादा है। तो इसके साथ में और भी ड्रग्स वो यूज करने लग जाते हैं। एंगर मैनेज नहीं कर पाते अपना, गुस्से में कुछ तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। आजकल तो मैंने लास्ट वीक ऐसी भी न्यूज देखी, एक भाई ने दूसरे भाई को शूट कर दिया ड्यू टू सम प्रॉपर्टी रीजंस। तो इस चीजों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे अवेयर हो सकते हैं, अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी अवेयरनेस यूथ को दे सकते हैं कि कैसे इसको शिफ्ट करें। भी देखो, मैं तो इसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट आदमी अपने को नहीं मानता, पर मुझे लगता है जो मैंने अब तक बोला सारी बातें उसी में मैं कह चुका हूँ। इट्स अबाउट माइंडसेट। यू मैं मानता हूँ कि हम ह्यूमंस सोशल एनिमल हैं। जब हम सोशल से टेक्नोलॉजी एनिमल बन जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं। हमारी सोच लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाती है। हम हम जब बातें करते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारा गुस्सा आता है तो निकल भी जाता है, इमोशंस बैलेंस में हो जाते हैं। हम जब बोल देते हैं तो हमारे अंदर का जो प्रेशर होता है निकल चुका होता है। हमारी जो क्रिएटिविटी होती है वो बाहर आ जाती है, हर चीज बाहर आ जाती है। हम केवल उतनी देर के लिए चुप होते हैं जितनी देर हम कुछ अंदर क्रिएट कर रहे होते हैं, बाकी टाइम हम कनेक्ट होते रहते हैं। तो अगर जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता है, फालतू होता है, वो कहीं ना कहीं पे डिसिपेट हो जाता है, चाहे टीचर हो चाहे फैमिली हो, कहीं ना कहीं। अब टेक्नोलॉजी ने क्या किया? टेक्नोलॉजी ने नहीं कुछ भी किया, हमने चूज किया कि हम अपनी फैमिली को फोरगो कर देते हैं। हम जाते हैं कहीं एक बाहर के देश में जाके, किसी बाहर शहर में जाके अकेले रहेंगे, सारा दिन मोबाइल कंप्यूटर पे बैठ के काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। सारे दिन क्या चल रहा है? काम, डेडलाइंस जो हमेशा मीट आउट नहीं हो पाती हैं, आपके हाथ में नहीं है, अनसर्टेनिटीज है, लेकिन आप चाहते हो लाइफ सर्टेन हो जाए, टारगेट फिक्स है, हर चीज फिक्स है। लोग ऐसे बढ़े जा रहे हैं कि बस मतलब जैसे दुनिया उनके कंट्रोल में है और वो जैसा चाहेंगे वैसे होगा। क्यों? मतलब आज बारिश आपके कहने से होगी, आज हवा आपके हिसाब से चलेगी, आज पॉल्यूशन आपके हिसाब से चलेगा, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब आपसे पूछ के होने वाला है। आपसे पूछ के तो दुनिया भी नहीं बनी थी ना, आगे कभी बनने वाली है। आप अपनी मर्जी के आर्टिफिशियल टारगेट से लेकर हर चीज बनाए जा रहे हो, एक अलग तरह की दुनिया चला रहे हो।
आपके जीन्स में तो नहीं टेक्नोलॉजी थी, हम्म, ये तो आपने एक्वायर करा है ना, इनपुट डाला है। बिल्कुल। इनपुट डालने से थोड़ी कुछ हो जाने वाला है। सो ये सब चीजें, जब हम उन चीजों को, डिसिपेशन का जितना था काम वो खत्म कर दिया, जो उसको सपोर्ट करने या नर्चर करने वाली चीजें थी उनको हमने हटा दिया, तो रिजल्ट क्या होना है? आपने सब चीजों में सर्टेनिटी लाई, लेकिन सर्टेन चीज तो दुनिया में कोई नहीं है। ओनली चेंज इज सर्टेन। चेंज इज सर्टेन। सारा दुनिया के सारे साइंटिस्ट कहते हैं अनसर्टेनिटी इज द वर्ड, और आप कहते हो नहीं, हर चीज सर्टेन चाहिए। हर आदमी पेपर में लिख के दे रहा है, प्रिडिक्ट करे जा रहा है। वो चाहता है कि कम वक्त आपकी जो सेंसेक्स है वो भी प्रिडिक्टेबल हो। और भाई दुनिया में आदमी की बुद्धि कहाँ से प्रिडिक्टेबल होने वाली है? आपका माइंडसेट कैसे प्रिडिक्टेबल होने वाला है? बट अगर आप अपने फ्यूचर को एक सर्टेनिटी में डालो कि सब कुछ अच्छा होगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मरना तो है ही है, हर चीज को क्लैरिटी लेके चलते जाओ, फिर दुनिया को देखो जो मैं अभी कर रहा हूँ वो कैसे होना चाहिए, ये एक्चुअली लाइफ में क्या है। मैं इतने ज़्यादा बना भी लूँगा तो क्या होगा? तब तक तो पिताजी मर जाएंगे। जब पैसे लेके जाओगे किसके लिए? तुम्हें उनको ज़रूरत ही नहीं होगी। जब उनको बीमारी में आपकी ज़रूरत है, दो बोल बोलने हैं, आप तब मौजूद नहीं, तो फिर किसके? किस फायदा? कोई फायदा ही नहीं उसका। वो कहानी बचपन में पढ़ते ना, वो भागता गया भागता गया भागता गया भागता गया, जितना बड़ा एरिया शाम होने से पहले कवर कर लेगा वो सारी ज़मीन उसकी, पर आखिरी में उसकी ज़मीन रही नहीं, शाम हो गई और वो मर भी गया। ऐसे ही हमारे साथ भी चल रहा है। तो it is not about technology. Technology still remains our servant. We have created it. We have a choice of using it or not choosing it, and when, and how much, and when not to. तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है. The only thing, our mindset, whether our mindset is we are the controlling persons or we at the mercy of that. That mindset decides. ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, हम जान जाएं कि हम मालिक हैं और हम सब मालिक हैं, बराबर पार्टनरशिप। कई बार हम मानते हैं कि हम ही मालिक हैं, साले बाकी सब गधे हैं, बाकी गुलाम हैं। लेकिन जब हम ये मानेंगे कि हम सब पार्टनर हैं, सभी इक्वल पार्टनर, everybody, including these books, including this air, including the water, हर चीज इक्वल पार्टनर है। अगर हमने एक पार्टनर को डिस्टर्ब किया तो पूरी कंपनी सत्यानाश होने वाली है। तो हम हर दूसरे पार्टनर का ध्यान रखेंगे, केवल तब कुछ शांतिपूर्ण अच्छा मेरे ख्याल से रह सकेगा, मेरे ख्याल से तब सही रहेगा। बिल्कुल चलेगा। तो इसमें एक चीज सिर्फ मैं इतनी सी पूछना चाहता था में, जो स्टूडेंट्स या ग्रोन अप्स लाइक 25 to 30 की एज में, अब उनकी कुछ स्टेज ऐसी हो चुकी होती है लाइक इन डिप्रेशन या इन एंगर, तो वो क्या कर सकते हैं? एक कुछ भी उनके लिए वो कुछ ऐसे कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? क्योंकि जिनको नहीं हुआ वो फील नहीं करते। अब कई सारा यूथ इस टाइम इंडिया सेकंड नंबर ऑफ डिप्रेशन पे है, तो उस पे अगर वो शिफ्ट करना चाहता है तो हाउ कैन दे शिफ्ट? तो एक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? देखो इसमें एक चीज पॉसिबली, आई डोंट नो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बट आई थॉट, इस बारे में थोड़ा बहुत सोचा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो हमारे एजुकेशन के लेवल पे हमारे को, जिसमें हम हर एक चीज में उनको बताते तुम ये कमी है इसको सही कर लो, नहीं, वो उसका नेचर ऐसा है, उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है। एग्जाम के नंबर कुछ भी डिसाइड नहीं करते, कभी नहीं प्रूव उन्होंने कुछ किया। आज बच्चे लोग सारा दिन, कई बच्चों को मैं जानता हूँ जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो वहां जाके कोचिंग क्लास में गधे बन के काम कर रहे हैं, गधों की तरह से सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। पीयर प्रेशर इतना है कि एक दूसरे की टांग काट रहे हैं। सो हम अगर ऐसी सोसाइटी, ऐसा डेवलपमेंट बना रहे हैं तो क्या आदमी हाथ में आएगा? तो एक तो एजुकेशन का, इवैल्यूएशन का सिस्टम, इंक्लूडिंग हमारे कन्वर्सेशन में, पेरेंट्स के कन्वर्सेशन में, जो उसको प्रेशराइज करता है, जो उनको एक डायरेक्शन में धक्का लगाता है, उनको फ्रीडम नहीं देता, उनको बताता है दुनिया ऐसे होगी तो ही ठीक है, जबकि दुनिया का तो कोई वे नहीं है ना। सो एक तो मेरे को लगता है कि वो फ्रीडम जो है,
इस प्रॉब्लम से हमें फ्री करेगा। हम्म, दूसरा, जिनको ये प्रॉब्लम हो गई है वो एक अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट से अगर सपोर्ट लेते हैं, उनका टीचर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेट, जो स्टेट है उसकी, या वो साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, न्यूरो के डॉक्टर हो सकते हैं, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, एज ए ह्यूमन जो उनको सुन सके और जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हो उसको हैंडल करने की, जिसको समझने की, उस डिपेंडिंग अपॉन दैट स्टेट वो उसको कुछ कुछ चीज़ें होती हैं उनको मेडिकली ट्रीट करते हैं। जैसे कई सारे एडिक्शन के पेशेंट्स आते हैं, तो कई लोगों की सालों साल तक ट्रीटमेंट चलता रहता है। हमारे यहाँ हमारे पास एज सच हम डी एडिक्शन नहीं करते, बट जब वो लोग आते हैं और वो विलिंग होते हैं ठीक होने के लिए, तो हम उनको थोड़ी सी मेडिसिन, थोड़े दिन में वो ठीक हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि सपोर्ट सिस्टम होना और उस सपोर्ट सिस्टम, अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम का अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तेमाल कर पाना, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इन लोगों के लिए। अप्रोप्रिएट अपना माइंडसेट को भी सेट करना और अपनी प्रॉब्लम्स, विलिंगनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। विल पावर, विलिंगनेस, आप चाहो तो, चाहो, अगर आप चाहते ही नहीं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कोई आपको चेंज कर सकता है। आपकी इच्छा आगे आपको किसी भी दिशा में ले जाती है। कि होता क्या है, जब वो डिप्रेशन में होते तब वो समझ नहीं पाते कि विल पावर्स क्या है, विलिंगनेस क्या है, बट यस, अगर वो अंदर से चाहते हैं, हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर उनको किसी जगह तो पहुंचना पड़ेगा। जो लोग मेरे तक नहीं आते, कई लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, मतलब अपनी ओर से एक पेशेंट के बताता हूँ, उसको स्पाइनल इंजरी हुई थी, उसको पैर चलना बंद हो गए थे, स्पाइनल फ्रैक्चर था, नर्व दब रही थी, ऑलमोस्ट 13-14 साल तक वो ऐसे ही हाल में रहा। तो पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा, कितने बड़े जगहों पे गया होगा, मतलब वो मेरे पास किसी और जगह से होके पहुंचा। 13 साल एक बड़ा टाइम होता है। उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी कि मैं ठीक होना चाहता हूँ। उम्मीद नहीं दिख रही है, हर आदमी कह रहा है कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और जैसे जैसे साथ बीतते जाते हैं उम्मीद भी टूट जानी चाहिए, लेकिन उस आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। दैट इज कॉल्ड माइंडसेट। तो वो मेरे पास पहुंचता है और मैं उसको ट्रीट करता हूँ। वो मेरा पहला केस था ऐसा। तो मैंने कहा अब आया है तो दिख रहा है दबाव है, करना चाहिए। मेरे डॉक्टर साथी कह रहे हैं पागल हो गया, तुम्हें सारे फालतू केस करने कोई बनता है जिसमें फेलियर के चांसेस होते हैं, तुम अपना नाम खराब करोगे। अब सवाल ये है कि अब मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं नाम पे जाऊं या काम पे जाऊं, जिसके अगेंस्ट फेलियर के चांसेस बहुत हाई हैं। हर एक आदमी आपको गाली देगा कि साहब आप ये क्या कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो या किसके लिए कर रहे हो। मेडिकल साइंस में किसी जगह पर लिखा हुआ नहीं कि ऐसा करना चाहिए, बट आई डिड इट एंड लकीली दैट पर्सन इम्प्रूव्ड एंड ही वॉक्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स। So the day he walked in my OPD with that walker, आप सोच सकते हो गूज बम्प्स कैसे होंगे मेरे बॉडी, क्या सेंसेशन होंगे, क्या सेंसेशन होगा। इट वाज अनबिलीवेबल थिंग। तो अभी आने लगे कि तो आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो, यही सारा कुछ है। आवर पावर इज नॉट व्हाट वी डू, आवर पावर इज हाउ वी रिलेट आवरसेल्व्स, हाउ वी थिंक, हाउ वी विश। विलिंगनेस वो इम्पॉर्टेंट है। उस आदमी की विलिंगनेस थी और मेरी विलिंगनेस थी, इसलिए पॉसिबल हुआ। मैंने कैसे किया ये नहीं मैटर करता था उस समय। अगर हमने विलिंगनेस ही नहीं दिखाई होती तो ये दोनों चीज़ें नहीं पॉसिबल थी। फिर मैंने क्या किया, कैसे किया, किस तरह से किया, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। लेकिन पहली चीज थी विलिंगनेस। तो गूज़बम्प्स क्या, मैं तो मतलब इमोशनल भी हो गया थोड़ा सा, बट हाँ, जब वो मिरेकल्स, तो वो कहते हैं ना, दुनिया में भगवान अगर देख रहे हैं तो डॉक्टर्स को देख लो। तो आई जस्ट मेट यू एंड जस्ट फील दैट कि हाँ भी ऐसी चीजें भी दुनिया में है। आंखें खुली रखो, हर जगह दिखेंगे। हम वो उस नजरिए से देखते नहीं है ना। यस, आई हैव सीन, मतलब मैंने एक BNI ग्रुप ज्वाइन किया, कई जगह जाता हूँ, लोगों से जब मिलता हूँ, हमारा कनेक्ट एज ए डॉक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि एज ए डॉक्टर मेरा कनेक्ट वहाँ के लोगों से नहीं रहा। बट जब मैंने लोगों को सोशली मिला, लोगों से डायरेक्ट बात करी, तो मुझे हर बार ऐसा लगता है यार देखो क्या आदमी है। मतलब एग्जैक्टली यही फीलिंग आती है, अरे क्या बात है यार, क्या बात है।
हर बार ऐसा होता है, तो एवरीबडी इज जस्ट एन एक्सपर्ट. यू जस्ट कांट से इन वर्ड्स. हर एक आदमी ऑलमोस्ट हर आदमी जिससे मैं मिलता हूँ मुझे लगता है यार देख क्या जिंदगी है, कैसा क्या क्या किया इसने, कहाँ तक लेके आ गया, कैसी हालत में. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दैट. ये आपने अभी बोला ना कि हैव नो वर्ड्स, बट You just have it. Everybody has that. these are the experts. That's why I named it Learn from Experts basically. क्योंकि इस चैनल की खासियत ही यही है, उन एक्सपर्ट्स की वो लाइफ दिखानी जो वो नॉर्मल लाइफ में नहीं होते. तो इट्स बीन अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू सर, एंड ऑन द डे टू डे प्रॉब्लम्स, एंड एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है. मतलब मैं बहुत ही दिल से इस पॉडकास्ट के बहुत ही नजदीक था और बहुत देर से चाह रहा था कि मैं आपके साथ एक ऐसी डीप कन्वर्सेशन करूं कि डॉक्टर्स की लाइफ स्टार्ट कैसी होती है, हाउ दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उसके बाद वो कैसे अपना एक हॉस्पिटल क्रिएट करते हैं और क्या माइंडसेट होते हैं डॉक्टर्स के. तो आई जस्ट थैंक यू फॉर द प्रीशियस टाइम यू हैव गिवन, एंड इतनी क्लैरिटी से और इतनी सिंप्लीफाई से आपने ये सारी चीज़ों को कवर किया. आई जस्ट रियली रियली मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं रह गए सर उसको बताने के लिए या फील करवाने के लिए. बट हाँ, वो फील आप समझ सकते हो बस जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ. तो आई जस्ट अप्रिशिएट दैट कि आपने इतनी पेशेंटली मेरे को सुना और मेरे को मेरे जो भी क्वेश्चंस थे उनका इतना अप्रोप्रिएट आंसर दिया. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो सो मच. और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी तरह तरह की बकवास को अच्छे से सुना. आपके वर्ड्स तो Yeah, सर thank you. बहुत ज्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए, तो बहुत So, ज्यादा. I enjoyed your conversation. थैंक यू सो और मच अब अपने पेट में दबी हुई बातें बताना सबको बड़ा अच्छा लगता है. सर. So एंड it इस was a चैनल को pleasure. सब्सक्राइब करना मत भूलना. पारुल चावला, नॉलेज अनप्लग, एंड द सीरीज आर लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. Thank तो you. थैंक यू Thank सो you. मच सर, थैंक यू Nice, सो मच. nice talking to you.